हाय एवरीवन, अगेन डॉक्टर जय मेहता हियर। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस बीमारी लोगों को क्यों होती है। सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट डॉक्टर को पूछता है वो है, सर एंडोमेट्रियोसिस है पर मैं तो एकदम खाना पीना रेगुलर खाता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज रेगुलर करता हूँ, मैं तो काम पे जाता हूँ, मेरे को कोई वाइसिस नहीं है, आई डोंट ड्रिंक, आई डोंट स्मोक, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो भी मुझे एंडोमेट्रियोसिस क्यों हो गया। गाइस ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमने हमारे स्टार्टिंग के वीडियो में समझाया था कि एंडोमेट्रियोसिस का मतलब क्या, कि ये जो यूट्रस की इनसाइड की लाइनिंग है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ओके, ये एंडोमेट्रियोसिस में एंडोमेट्रियम जो है ये यूट्रस में नॉर्मली तो मेंस्ट्रुअल फ्लो में बाहर निकल जाती है, बट इंस्टेड ऑफ दैट ये अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होकर ओवरीज के अंदर, पीछे यूट्रस के अंदर, यूट्रोसेक्रल्स के अंदर, इंटेस्टाइन के ऊपर, एडिनोमायोसिस मतलब यूट्रस के मसल के अंदर डिपॉजिट होकर ग्रो करने का स्टार्ट कर देती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब कभी भी कोई भी चीज़ का आंसर लाइफ में स्ट्रेट नहीं होता ना, तो मेडिकल साइंस उसको बड़े बड़े थियोरीज में बना देते हैं कि शायद ये होता होगा, शायद वो होता होगा, शायद ये कारण हो सकता है, शायद वो कारण हो सकता है, क्योंकि वो सारी थ्योरीज है जो अलग अलग प्रकार की बीमारी को एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे कि मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, हमारे में एक थियोरी कही जाती है जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। सिंपल, रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन मतलब क्या? मेंसेस होना। नॉर्मली ब्लड यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, पर थोड़ा सा मेंस्ट्रुएशन फेलोपियन ट्यूब के द्वारा होकर पेल्विस में मतलब बॉडी के अंदर भी जाता है। इसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड, कि भाई तू जाना चाहिए ये डायरेक्शन में, तू थोड़ा जा रहा है ये डायरेक्शन में। रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन होने के कारण ये सब जो एंडोमेट्रियम के सेल्स रहते हैं ये अलग दिशाओं में जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं और उसके वजह से एंडोमेट्रियोसिस होता है। पब्लिक फोरम्स पे, पेशेंट के एजुकेशनल ग्रुप्स पे ये कॉमन थ्योरी है जो एक्सेप्ट कर दी जाती है। हाँ बराबर बोल रहा है भाई, कुछ तो समझ में आया, मतलब लिंक कर सकते हैं। थोड़े लोग बोलते हैं नहीं पर ट्यूब काट भी दो ना भाई, चलो रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन हो ही नहीं सकता, मैंने ट्यूब काट दी तो भी पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस हुआ। ऐसा कैसे? ऐसा इसके लिए क्योंकि एक अलग थियरी है कि भाई इसके ऊपर, ओवरी के ऊपर या यूट्रस के अंदर जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसके अंदर ही थोड़े ऐसे सेल्स है जिसमें कैपेसिटी थी एंडोमेट्रियल सेल्स बन जाने की, तो वो सडनली बॉडी के अंदर ग्रो होना स्टार्ट हो गए कोई एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से। अच्छा ऐसी बात है, चलो ये भी थियरी एक्सेप्ट हो गई। तीसरी थियरी, इम्यून सिस्टम बॉडी की चेंज हो गई, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थ्योरी बोलते हैं जिसको, उसके वजह से ग्रो हो गया भाई। कोई कारण नहीं था, मान के चलो ये बंदा जिसको कुछ भी प्रकार का रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, यूट्रस से कोई संबंध ही नहीं है, उसको एंडोमेट्रियोसिस ग्रो हुआ इधर डायफ्राम पे। सांस जब लेते हैं ना अपन, ये मसल के अंदर एंडोमेट्रियोसिस ग्रो हो गया। अब भाई उधर कहाँ मेंस्ट्रुअल ब्लड पहुंचेगा? हाँ ये भी बात राइट है। तो बोलते हैं कि नहीं, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी थियरी काम की होगी शायद, इम्यून सिस्टम पेशेंट की चेंज हो गई तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी हो गई, ये थियरी की वजह से हुआ। बहुत थियरीज है यार, सच्ची बोलूँ तो 4 या 5 एक्सेप्टेड थियरीज है, पर ये एक्सेप्टेड थियरीज है। लोग ये भी बताते हैं कि बचपन में डायपर ज़्यादा पहनने की वजह से, खाने में ब्रेड ज़्यादा खाने की वजह से, खाने में मीट ज़्यादा खाने की वजह, रेड मीट बोलते हैं ना जिसको अपन, वो ज़्यादा खाने की वजह से, कॉफ़ी ज़्यादा पीने की वजह से, ये सब के वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस पे कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। गाइज मेजॉरिटी ऑफ दीज थियोरीज में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि कोई ठोस सबूत नहीं है। सबसे ज़्यादा मानी जाने वाली थियोरी है रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन, बाकी की सारी थियोरी सिर्फ थियोरी है। ये समझकर पेशेंट को बड़ा अंडरस्टैंडिंग, बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कोई कारण है जिसकी वजह से मुझे ये हुआ, पर बहुत सारी थियरीज ऐसे हैं जिसको आप बदल नहीं पाओगे। क्या आप आपके इम्यून सिस्टम को परमानेंटली चेंज कर सकते हो? आंसर इज नो। क्या आप मेटाप्लेसिया मतलब जो सेल वहां से ऑलरेडी था और सडनली ग्रो करने का स्टार्ट कर दिया, उसको चेंज कर पाओगे? आंसर इज नो। प्रैक्टिकल चीज़ एंडोमेट्रियोसिस का ये है कि अगर आप ये थियरी मान भी लो और थियरी समझ भी जाओ ना दोस्तों, तो ये थियरी का आपके ट्रीटमेंट के साथ में कोई कोरिलेशन नहीं। एज अ पेशेंट आपको ये समझना है, क्योंकि अब जब हम आगे के चैप्टर्स में इसकी डायग्नोसिस, इसके स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ये कॉज का थियरी और ट्रीटमेंट का थियरी कितना एक दूसरे से अलग है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग ये जो एंडोमेट्रियोसिस का गाइडेंस का जो कोर्स है हमारा, वो देख रहे होंगे और पूरा कोर्स देखेंगे, क्योंकि कोर्स देखने के अंत तक आप आपके बीमारी के बारे में एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।